Hello students, today we are going to discuss about the chapter reproduction in plants, that is our chapter number 12. लास्ट टाइम हमने कुछ ऑनलाइन क्लास के थ्रू वैसे तो डिस्कस कर लिया था रिवीजन के तौर पे, जिससे कि और अच्छी तरह से आपको आ सके ये वीडियो बनाई जा रही है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनसे न्यू इंडिविजुअल्स का उनके जैसा ही बनना एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो मोड से होता है, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल, दोनों ही मोड इसमें होते हैं। तो उसमें कुछ आपके वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, इन सारी बातों को भी हमें जानना ज़रूरी है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं आपके जो प्लांट्स के पार्ट हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम और लीव्स। इनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं कह सकते, सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि वेजिटेशन का एक हिस्सा है, यानी प्लांट का एक हिस्सा है। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वो प्लांट के फ्लावर होते हैं। फ्लावर जैसे ही आपको पता है कि कई सारे प्लांट्स में फ्लावर होते भी हैं, किसी प्लांट्स में नहीं होते हैं। तो हम वहाँ से सीधे सीधे अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। In plants there are two main types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction। ठीक है, तो asexual reproduction में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमने वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में बात कर लिया है, तो उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इन asexual reproduction न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, यानी कि उसमें किसी भी सीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सीड्स कैसे आ गए इसमें, वो हम आगे की कहानी आगे डिस्कस करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये रिप्रोडक्शन होगा सीड्स की हेल्प से, ये आपकी डेफिनेशंस हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन प्लांट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपका हो गया पहला वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जैसे हमने वेजिटेटिव पार्ट्स की बात की थी, तो उन्हीं के थ्रू रिप्रोडक्शन होना वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहलाता है। दूसरा है बडिंग, एंड थर्ड इज़ फ्रेगमेंटेशन, एंड फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन। तो व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन? In this method, new plants are produced from the vegetative parts like root, stems और leaves, यानी कि नए प्लांट्स उगेंगे रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू या फिर लीव्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक रोज़ का प्लांट को काटा, या फिर मनी प्लांट को आप जैसे काट के लगाते हो, सॉइल में आप उसको गाड़ देते हो, तो उससे एक नया प्लांट बनता है। तो वो एक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का हिस्सा है, जो कि हम उसमें स्टेम यूज़ करते हैं रोज़ प्लांट का या मनी प्लांट का। एक पोटैटो होता है, पोटैटो में जैसे बर्ड्स आपने देखे होंगे, बर्ड्स नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे जैसे क्या है बर्ड्स। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जैसे बेबी प्लांट टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड्स, यानी कि आई ऑफ द पोटैटो, दिस वन। ओके, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो नए प्लांट्स होते हैं ना, जैसे पोटैटो को नया प्लांट बनाना, तो इस छोटे से पार्ट को हम क्या करते हैं कि मिट्टी में गाड़ दिया। मिट्टी में गाड़ने के बाद, और जैसे किसान अगर किसी का ताल्लुकात अगर होगा खेती बाड़ी से, जिसके खेतों में अगर आलू बोए जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि हम इन पार्ट्स को ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से नए प्लांट बनना स्टार्ट करते हैं। अब एक ही आलू में 10 या 15 ये आई बर्ड्स हो सकते हैं, आई जिसे बोलते हैं, उनको हम यूज़ करके नए प्लांट्स उसमें बना सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स में और क्या क्या आते हैं। इफ़ अ पार्ट ऑफ जिंजर इज़ प्लांटेड इन द सॉइल वी कैन गेट अ न्यू प्लांट। तो जिंजर इज़ द स्टेम, जैसे कि हमको पता है, और छोटे छोटे बाल जैसे उसमें स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, वो उसकी रूट्स हैं, तो उसमें भी हम स्टेम को यूज़ कर रहे हैं। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम क्या, उसमें भी बर्ड निकलते हैं, लेकिन वो लीफ में निकलते हैं, यानी कि ये जो प्लांट है ब्रायोफाइलम, वो लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, वो भी अपने लीफ वाले वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करता है। If a part of the leaf with a bud is planted in the soil, we can get a new plant। अगर हम लीफ को बड के साथ प्लांट कर देते हैं सॉइल में, तो हमें एक नया प्लांट मिलता है। If a part of a cactus plant is planted in the soil, we can get a new plant, cactus। कैक्टस का भी सेम तरीके से वो प्रोसेस रहता है।
जैसे स्टेम कटिंग ऑफ रोज़, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा यहाँ पर। फिगर आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं है वो मुझे बता देना, वैसे मेरे ख्याल से होना चाहिए। और मनी प्लांट आपने देखा ही है, पोटैटो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा जिंजर की बात कर रहे हैं, जिंजर विद न्यू प्लांट्स। तो जिंजर का जो रूट स्ट्रक्चर है जिसे हम खाते हैं चाय में डाल के या फिर सब्जियों में डाल के, वो उसका रूट वाला पार्ट रहता है। स्टेम हम ऊपर देख रहे हैं जहाँ पर ये पत्तियाँ ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं। ये नेक्स्ट जो फिगर दे रखा है वो ब्रायोफाइलम की लीफ है, उसमें देख रहे हैं वो छोटी छोटी पत्तियाँ और निकल रही हैं। ठीक वैसे ही कैक्टस है। तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें आपका कौन कौन सा इन्वॉल्व हो गया पार्ट? स्टेम रोज़ के लिए हो गया, मनी प्लांट वो भी स्टेम के पार्ट आ गया, पोटैटो इज़ ऑल्सो द स्टेम, जिंजर इज़ द रूट जिसे हम खाते हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट को हम जरूर स्टेम बोल देते हैं लेकिन नीचे वाला पार्ट तो रूट ही रहेगा ऑब्वियसली, और ब्रायोफाइलम लीफ। तो ये तीनों तरह के वेजिटेटिव पार्ट हमने इन्वॉल्व कर लिए, स्टेम, रूट एंड लीव्स। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है भाई? बड का मतलब आप समझ लीजिए छोटा सा कोई भी स्ट्रक्चर अगर पुराने प्लांट में से या पुराने स्ट्रक्चर में से निकल रहा है उसको हम बड बोलते हैं। तो इस मेथड को जो यूज़ करते हैं प्लांट्स, तो वो तो हमने बात कर ली, जैसे कि ब्रायोफाइलम में वो बड निकल रहा था, वो लीफ के फॉर्म में निकल रहा था, और पोटैटो में वो न्यू प्लांट के फॉर्म में निकल रहा था। स्टार्टिंग में वो पत्तियाँ ही निकलती हैं छोटी छोटी, तो वो भी एक बड है। इसके अलावा ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट आपने देखा होगा, जैसे ब्रेड वगैरह जब बनाए जाते हैं तो जो बेकरी वाले होते हैं ना, वो स्मॉल पिंच ऑफ ईस्ट डालते हैं। हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसमें डालते हैं, और होता क्या है कि ये रिप्रोड्यूस करते तो हैं, अपनी चेन बढ़ाते हुए चलते हैं, नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स वो बढ़ती जाती हैं। साथ में क्या होता है कि ये उसमें रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो उसका मोल्ड है, वो जो क्या कहते हैं उसे, आटा, गुथा हुआ जो आटा होता है ना, उसमें इसको डाल देते हैं और वहाँ पर ये रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही ये कर सकते हैं। तो ये गैस रिलीज़ करते हैं, वो गैस रिलीज़ के थ्रू ये ब्रेड जो होता है वो फूलता है। जो हमने देखा होगा कि ब्रेड फूला हुआ होता है, या फिर जो पाव आता है वो भी ईस्ट के थ्रू ही बनता है, केक भी ईस्ट के थ्रू बनाया जाता है। इन दिस मेथड अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड, तो स्मॉल प्रोजेक्शन को हम बड बोलते हैं, वो फॉर्म होता है ईस्ट सेल पे। द बड ग्रोज एंड बिकम अ न्यू ईस्ट सेल, जैसे कि फिगर में हमको नज़र आ रहा है, एक पुरानी ईस्ट सेल है और पुरानी ईस्ट सेल में से क्या हुआ कि एक नया बड यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये रहा। इसके बाद वो न्यू सेल पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होगी और इस तरीके से उस न्यू सेल में से भी एक नई सेल बनेगी और ये चेन जो है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? बडिंग। तो बडिंग के थ्रू हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं ईस्ट में। थर्ड मेथड इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जैसे आपने देखा होगा काई जब जमती है, जैसे पानी वाला एरिया जहाँ पर होता है वहाँ काई जम जाती है, तो काई में छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पत्तियाँ जैसे बहुत बारीक जैसी। अगर उसको आप जूम करके देखोगे, थोड़ा सा बड़े स्तर पे देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा जैसे फिगर में नज़र आ रहा है। इन दिस मेथड द प्लांट ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इस मेथड में होता क्या है, जो काई के जो पार्ट्स होते हैं, स्पायरोजायरा इज अ वन टाइप ऑफ दैट एल्गी बोले तो काई। तो इसमें होता क्या है कि जो एक स्पायरोजायरा की एक पतली सी लीफ होती है, वो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में वो ब्रेक हो जाती है और हर एक पार्ट वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में वो डेवलप होता है, ग्रो करता है। इस मेथड को हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। फिगर आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम पर्पज़ में भी आपको बनाने के लिए आ सकते हैं। डेफिनेशन एज इट इज़ जैसे आपके सामने है वो काम करेंगी कीवर्ड्स के तौर पे। क्वेश्चन आंसर्स आप कोशिश करिए खुद से हो जाए। स्पोर फॉर्मेशन इज़ द फोर्थ मेथड, जिसमें फंगस बोले तो एक तरीके से फफूंदी या फर्न जो बनती है। कई बार जैसे आपने देखा होगा, रोटी जैसे रखी हो 2-3 दिन पुरानी हो जाती है तो फफूंदी लगने लग जाती है, ब्रेड पर फफूंदी लगने लग जाती है। तो होता क्या है फ्रैगमेंटेशन में, स्पोर फॉर्मेशन में, इसमें जो फंगस होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है
और जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है, रूट जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको राइजोइड्स या फिर हाइफा, HYPHA ये बोलते हैं हम इनको। इसके अलावा ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेन है। इसमें ऊपर वाले पार्ट में क्या है, इसे बोलते हैं हम स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है। इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जैसे कि इस फिगर में नज़र आ रहा है, बहुत बारीक से होते हैं, आंखों से नज़र भी नहीं आते। कई बार होता क्या है कि हवा जैसे चलती है तो हवा के साथ ये उड़ जाते हैं। स्पोरेंजियम इज द प्रोटेक्टिव कवर विच प्रोटेक्ट द स्पोर्स। जब ये टूटता है, ऊपर अखरोट जैसा छिलका होता है, हालांकि उतना हार्ड नहीं होता लेकिन प्रोटेक्टिव है। जब ये हट जाता है उसके बाद ये स्पोर्स हवा के साथ उड़ते हैं, और जहाँ कहीं भी इनको मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, या फिर न्यूट्रिएंट्स साथ में मिल गए, तो वहाँ पर ये जाके चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, और इस तरीके से वो हाइफा को अगेन डेवलप करते हैं वहाँ पर, और ग्रो कर जाते हैं एज अ न्यू फंगस स्पीसीज। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन काम करता है। सो दिस इज़ योर करेक्ट फिगर। ये जो फिगर दे रखा है आपका NCERT का ही है, और बिल्कुल ही करेक्ट फिगर है जो आपको बनाना होगा एग्ज़ाम में। वो हालांकि एक फ़िगर भी सही है, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, तो आप इस फिगर को आप फॉलो करेंगे, है ना। इसमें जो हाइफा यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई हैं, यहाँ पर ये रहा, दीज आर हाइफा रूट लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी एट विच दे सेटल डाउन। ओके, तो ये बात हमें आज की डेट में ध्यान रखनी है। आज हमने जितना पढ़ा उसके नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, प्लस जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लगाने की कोशिश करिए। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और होपफुली आप अच्छी तरह से पढ़िए, और जो भी डाउट हो आप अपने नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों।